नमस्कार। समाचार प्लस की इस खास पेशकश बाक बेबाक में आपका स्वागत है। हम आमतौर पर बाक बेबाक में राजनीतिक हस्तियों को लेते हैं या फिर कोई कला के क्षेत्र में है, लेकिन आज के हमारे मेहमान खास हैं। खास इस मायने में कि ये पूर्व महाधिवक्ता तो हैं ही, कानून के अच्छे जानकार तो हैं ही, कई हाई प्रोफाइल केस लड़े जीते, लेकिन अब इन्होंने राजनीति में एक नई दिशा तय करने का फैसला किया है। हमारे साथ हैं पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सच है क्या कि आप सब इतना अच्छा जमा जमाया वकालत चल रहा है, केस की कमी नहीं है, अचानक ये राजनीति में जाने की क्या सूझी? मैं लगभग यहाँ पे जो भी सरकारें हैं उनके साथ मैंने काम किया है। जहाँ मुर्मू की सरकार थी, जब बीजेपी से समर्थित थी, तब मैं अपर महाधिवक्ता बना, और बीजेपी की जब पिछली सरकार थी तो मैं महाधिवक्ता भी बना। तो वास्तव में मेरे पास सारे ऑप्शंस थे और मैं उन ऑप्शंस पे काम कर सकता था, किसी भी पार्टी के साथ मैं जुड़ सकता था। लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं एक अलग विचारधारा के साथ चूँकि जीना चाहता हूँ और अलग विचारधारा के साथ काम करना चाहता हूँ, अलग और नए लोगों के साथ, एक अलग बुद्धिजीवी वर्ग के साथ, यहाँ के जो वास्तव में जो चिंतक हैं यहाँ के, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने तय किया है कि झारखंड पार्टी, जो यहाँ की सबसे पुरानी पार्टी है और जिनकी विचारधारा, मूल विचारधारा जो है वो झारखंड से जुड़ी हुई है, झारखंड एक बृहद झारखंड की कल्पना के साथ उन्होंने अपना जो है काम आरंभ किया था, उनके साथ जुड़ूंगा। अभी किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने का ऐसा कोई मन नहीं है। प्रमुख मुद्दे हैं, उन पे राय बता दी। 1932 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाह वाह हीरो हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उसके खिलाफ बोल दिया कि सीधे सामने वाला बोलता है कि अब तो बाहर भागो, तुम बाहर हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके पीछे जो उनकी सरकार है, मेरी समझ में इनको भी बेहतर पता है कि इन्होंने ये क्या निर्णय लिया है, और इस निर्णय, इस संकल्प जो सरकार का है, इस संकल्प में ही ये लिखा गया है कि ये 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीयता परिभाषित कर रहे हैं, ये लागू तब होगा जब इस संकल्प को, इस नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो वास्तव में ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। राज्य सरकार चाहती तो इस पे अंतिम निर्णय ले सकती थी, परंतु राज्य सरकार को स्वयं पता है, क्योंकि वो जब इसे अभी लागू नहीं मतलब नहीं लागू हो सकता। 1932 जो मौजूदा फॉर्मेट में है वो नहीं हो सकता। देखिए, 1932 के खतियान का जहाँ तक सवाल है, 2001-2 में यही इसी प्रकार का मामला, इसी प्रकार का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के सामने आया था, और 5 जजेस की पीठ ने एक विस्तृत जजमेंट के जरिए ये फैसला सुनाया कि वास्तव में संपूर्ण राज्य में 1932 में सर्वे नहीं हुआ। अन्य जिलों में अलग अलग समय पे सर्वे हुए, नंबर 1। नंबर 2, यदि भारत देश 1947 में आज़ादी हुआ है और आज़ादी के तुरंत बाद देश के विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आकर अगर बस गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायालय ने कहा है। अच्छा। तो इस आधार पर कि वो व्यक्ति 1947 के बाद किसी और देश से या किसी और विभाजित देश से यहाँ आके रहने लगा, तो उसे स्थानीय नहीं कहा जाएगा, ऐसा गलत होगा। देश का डोमिसाइल एक ही होता है, ऐसा न्यायालय ने कहा। तो इस न्यायालय के परिभाषित क्षेत्र को दोबारा छेड़ना और वह कहना और यह कहना कि ये लागू फायदा नहीं तो हो जाता है ना सर। देखिए, न्यायालय जो करता रहे, नियम कानून जो कहे, संविधान कुछ कहे, लेकिन क्या होता है ना, एक मैंने बोल दिया, सामने वाले ने वाह वाह कर दिया, 10-12 समर्थक तैयार हो गए। राजनीति ऐसे भी की जाती है। देखिए, अगर ऐसी राजनीति लोग करते हैं और इसी राजनीति के आधार पे लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, तो मैं ये काम न कर सकता हूँ, न करूँगा। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ पंकज जी, मैं पूरी राज्य की जनता के सामने में अगर उपस्थित होऊंगा तो मैं बराबर यही कहता रहूँगा, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सच
ही बोलूंगा। मैं ऐसी कोई झूठी घोषणा और दिलासा देने वाली घोषणा पे चलिए, ये विश्वास नहीं तो करता स्थानीयता हो गई। अब एक और है, हर दिन हम सुन रहे हैं जब से आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इधर 50,000 को नौकरी मिल जाएगी, इस डिपार्टमेंट में 60,000 को मिल जाएगी, 50,000 टीचर होने वाले हैं। ये मिलना है किसी को नौकरी? ये 2019 से ये सरकार चलती है। कितनी नियुक्तियां हो गई? इन्होंने तो घोषणा की थी कि 5 लाख नियुक्ति हर वर्ष देंगे, तो कहाँ नियुक्तियां हो गई? और अभी जो भी नियुक्तियां होनी है सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। यदि इनकी घोषणा है कि हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, तो यदि 32 का खतियान और 27% आरक्षण इनका 9वीं अनुसूची में लागू होने के बाद लागू होना है, तो अभी नियुक्तियां कैसे होंगी? तो नियुक्तियां होनी नहीं है, ये बिल्कुल कागजी घोषणा है। मैं भी समझता हूँ कागजी घोषणा है, नियुक्तियां होनी नहीं है, और तुष्टीकरण करके लोगों को झांसा दे करके गुमराह करने वाली बात है। ये तो हो गई स्थानीय नीति, नियोजन नीति। अब एक बड़ा मुद्दा यहाँ आ गया, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इस मायने में कि अभी कुछ दिन पहले, आप शायद 1-2 दिन पहले, एक ईडी की चार्जशीट आई थी। ईडी ने साफ साफ लिखित रूप में ये कहा है कि सिर्फ साहेबगंज जिले में सिर्फ एक शख्स ने, पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया। अब साहेबगंज जो है वो पूरा नहीं है, उससे ज़्यादा इलीगल माइनिंग पाकुड़ में हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ इलीगल माइनिंग का यहाँ कारोबार कितना है। उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है, शराब हो जाए, बालू हो जाए, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। मतलब कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के आम लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको 1932 का दे दिया झुंझुना और वो खुश हैं, कट मरने को तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक अवैध खनन का सवाल है, मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूँ आपके जरिए। बालू घाट की सेटलमेंट की बात करें, 2019 से लेकर के बालू घाटों की सेटलमेंट अब तक क्यों नहीं हुई? और यदि नहीं हुई तो क्या राज्य में बालू नहीं बिक रहे हैं? यदि बिक रहे हैं तो किस कारण से बिक रहे हैं, और क्या हो रहा है इस पैसे का, और किस प्रकार से ये पैसा जो है सरकारी खजाने में ना जाकर के किसके खजाने में जा रहा है? तो लगभग यही परिस्थिति गिट्टी के मामले में है, पत्थर के मामले में है। और आपने सही कहा कि ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 1000 करोड़ सिर्फ साहेबगंज जिले में, सिर्फ साहेबगंज जिले में हुआ है। एक आदमी। जी बिल्कुल। और सोचिए ऐसे कितने नेटवर्क होंगे। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग हर जिले में इस तरह की बातें हुई होंगी। ये भले जांच का विषय है, भविष्य में ये पता चल पाएगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर और कितना हुआ है। जहाँ तक शराब का सवाल है, शराब की जो पिछली वाली नीति थी उसको न्यायालय में एक केस में मैं भी उपस्थित था और मैं बहस कर रहा था। यद्यपि सरकार ने बाद में उस नीति को बदला और वर्तमान में जो नीति चलती है, तो मुझे भी जानकारियां मिल रही है कि सरकार की जो रेवेन्यू है काफ़ी घट गई है और विगत 2 माह में लगभग 750 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये सभी बातें मैं समझता हूँ सरकार के जहन में होंगी, और यदि सरकार जानबूझ करके गलतियां कर रही है तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ना जानबूझ के कैसे गलतियां कर रही है। एक देवर, कोई अनवर देवर या देवर कुछ करके आदमी है, वो छत्तीसगढ़ में शराब का किंगपिन है। ये जब ये पॉलिसी लाते हैं तो पहले ही से बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि इन 3 कंपनियों को मिलने वाली है। एग्जैक्टली वही 3 कंपनियों को मिलती है और एग्जैक्टली तीनों कंपनियों के मालिक वही आदमी है, और उनका जो भाई है, छोटा भाई, वो मेयर है और भूपेश बघेल का फाइनेंसर है। अब आप बताइए कि कैसे नीति बनती है। पंकज जी, हम लोग ज़्यादा करके सरकार की नीतियां जब न्यायालय में आती हैं तो उन नीतियों को देखते हैं, और मैं काफ़ी आसान्वित हूँ। आपके जैसे पत्रकारों से बात करके अच्छा लग रहा है जब इतने अंदर की खबर आप जानते हैं और बताते हैं। वास्तव में मेरे पास भी ऐसी सूचनाएं आती रही हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ सिंडिकेट के लोग हैं, उन्होंने आकर के यहाँ की कंसल्टेंसी ली, और यहाँ की कंसल्टेंसी लेने के बाद में जो है आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उनके जरिए ये सब कारोबार चल रहा है। अब बताइए, शराब बेचने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी की क्या जरूरत है? वो भी पुणे का सिंघानिया आके समूचे झारखंड भर में लड़कों को
10-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये में रखेगा। शुरुआत में तो स्थानीय को रखा भी। आज आप जाकर शराब दुकानों पे देखिए, कोई उड़ीसा का है, कोई बंगाल का है और कुछ छत्तीसगढ़ के काफ़ी संख्या में है, और उनको भी 4-4 महीने से सैलरी नहीं दी है, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और एक आदमी जो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए पंकज जी, एक बात मैं थोड़ी और गहरी बात पे ले जाता हूँ आपको। मुझे ये कहना है कि आप यदि पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि झारखंड के बच्चे और बच्चियां नौकर और दाई का काम वहाँ पे कर रहे हैं या मजदूर का काम करते हैं। तो झारखंड का ये कैसा विकास हुआ अब तक, और झारखंड के लोकल्स को नियुक्ति देने की बात यहाँ की सरकारें करती हैं, तो ये किस प्रकार से हो रहा है कि 10,000 की नौकरी दे दो, शराब के दुकान में नौकरी दे दो, और फिर उसको हटा करके छत्तीसगढ़ या बाहरी लोगों को नियुक्तियां दे दो। देखिए यहाँ के लोकल बच्चे सीधे साधे हैं और उनको प्रारंभ से ही फुसलाया गया है। विकास मेरे हिसाब से इस प्रकार से होना चाहिए था कि ब्लॉक स्तर पर या फिर जिले के स्तर पर कोल्ड स्टोरेज के चेन बनाए जाते, उद्योगों की श्रृंखला लगाई जाती, कम से कम लघु उद्योग बनाए जाते, तो इस तरह से जो है वो विकास किया जाता ताकि स्थानीय लोगों को वहीं पे रोजगार दिया जाता। तो ये तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग मनरेगा में रोजगार लेते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, उनको मुफ्त में अनाज दे दिया जाता है, इंदिरा आवास दे दिया जाता है, और वास्तव में रोजगार के लिए राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही। परमानेंट रोजगार नहीं है सर, वो टोकनिज्म है। आप किसी को आप साड़ी दे दें, लुंगी दे दें, वो एक बार पहनेगा, फट जाएगा, उसके बाद क्या हो गया। दूसरे इस तरह आप अनाज दे देंगे, ठीक है, जब तक आप दे रहे हैं। इस बार तो हमें जानकारी है कि पिछले 3-4 महीनों से अनाज भी नहीं मिल रहा है गरीबों को। बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। ये यहाँ जो पीडीएस सिस्टम का अनाज है, और मैं खुद कम से कम 4 पीडीएस दुकानों पर गया, वो कहे कि आया हुआ है, स्टॉक है, लेकिन हमें बांटने की इजाज़त नहीं है। अब आप सोचिए, बड़े तकलीफ की बात है पंकज जी, वास्तव में बड़े तकलीफ की बात है। ये दुख होता है कि राज्य ने जिस भी सरकार से, राज्य की जनता ने जिस भी सरकार से कुछ उम्मीद की, उनका उम्मीद जो है वो असफल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से राज्य में एक नया विकल्प लाने की, एक राज्य को नया विकल्प देने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता हूँ भगवान मुझे कितनी सफलता देगा, ईश्वर मुझे कितनी सफलता देगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने अब तक किसी भी काम में अगर अपने आप को जोड़ा है और मेहनत और ईमानदारी से काम किया है तो सफलता मिली है। आप लोग चाहेंगे, आप सभी चाहेंगे। एक और सवाल है, चूँकि आप खुद वकालत पेशे से जुड़े हैं, इसी हाई कोर्ट के एक वकील हैं राजीव कुमार, उनके साथ जो प्रकरण हुआ, आप लोग को भी तो जानकारी होगी कि क्या हुआ होगा, क्या है, ट्रैप में फंसाए गए, सचमुच कुछ था, या मतलब क्या स्थिति है। लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने किसी के साथ किया या उनके साथ गेम हुआ। देखिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि जो दूसरी बात आपने कही कि इनको ट्रैप किया गया है, इसमें भी विश्वास करने वाली बात हो सकती है। वास्तव में राजीव जी काफ़ी महत्वपूर्ण मामले कर रहे थे। ये मामला जो हाल फिलहाल में वो कर रहे थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेल कंपनी वाला तो बड़े जायंट्स लोग थे, उनके साथ में ये लग पड़े थे और उनसे झगड़ पड़े थे, एक तरह से कह लीजिए। तो बदला लेने की नीयत से यदि उनके साथ ऐसी दुर्घटना कराई गई तो कोई शक की बात नहीं है, कोई अविश्वास करने वाली बात नहीं है। और आप भले ही कहेंगे कि अजीत कुमार जी आप वकील हैं और वकालत के पेशे में रहने के कारण अपने समुदाय के, अपने भाई के साथ जो घटना हुई है उसके बारे इस तरह से कहते हैं, लेकिन मैं पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं राज्य में हुई हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वकील को कोई इस तरह से बहुत आसानी से ट्रैप कर सकता है। ये बात कहना कि उन्होंने मांगे थे पैसे, ये तो
तथ्य की बात है, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे घर पे, मेरे आवास पे, मेरे कार्यालय पे आता है और एक बैग लेकर के आता है और रख देता है मेरे पास में और बातचीत करता है, और यदि कोई इस तरह का मैसेज बाद में कन्वे हो कि अमुक व्यक्ति से मिस्टर अजीत कुमार मिले और उनके कार्यालय में एक बैग में इतने नोट पाए गए, तो ये बड़ा आसान है। वास्तविकता कुछ और हो सकती है, और अगर ट्रैप का मामला है तो बिल्कुल ट्रैप आसानी से वकील को, डॉक्टर को किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक बॉडी होते हैं और पब्लिक बॉडीज होने के कारण हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते हैं उससे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। तो वास्तविक घटना क्या है इस बारे में बगैर जाने मैं बिल्कुल राजीव कुमार जी का पक्ष ही लूंगा, और मैं बराबर कहूंगा कि उन्होंने राज्य हित में काफ़ी बड़े बड़े काम किए, बड़े केसेस किए, और उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई होगी तभी ऐसा कुछ हुआ। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले एक और सवाल। कुछ शब्द हमने हाल के दिनों में इस राज्य में सुने हैं, लाइजनर, वसूली भाई, प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, ये सब सर हम लोग को हंसी आती है कि किसी राज्य में, और सुने हैं कि इन तरह के लोगों का डायरेक्ट पहुंच सीएमओ तक भी है। देखिए, ईडी जांच में तो आई है, AK-47 घर पे रखा रहता है और सरकारी कर्मचारी उसके घर पे बारिश से बचने के लिए AK-47 रख के जाता है। हंसी नहीं आएगी, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं लग रही है। मैं महाधिवक्ता था राज्य का, और ये जो शब्द हैं, ऐसे लोग जो हैं ये होते हैं, ये अगर मैं कहूं कि नहीं होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, अपने सीने पे हाथ रख करके कहता हूं कि इस प्रकार के लोग वाकई होते हैं, लाइजनर्स, सेटर्स और दलाल, इस तरह के लोग होते हैं। और जब मैं महाधिवक्ता था तब भी इस प्रकार के लोग कभी कभार हमारे पास भी आ जाया करते थे, और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आपके माध्यम से मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं पूरी राज्य की जनता के सामने कि मैं तत्काल ऐसे लोगों को भगा देता था, और कई एक बार ऐसा भी मौका है जब मुझे ये कहना पड़ा कि आप तत्काल चले जाइए या तुम चले जाओ वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो मैं जो था वो मैं था, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया। परंतु ये बात भी हो सकती है कि वो सारे लोग जो डोरमेंट थे, सुसुप्त थे, दलाल मध्यस्थ किस्म के लोग, वो अब थोड़ा हावी ज्यादा हो गए हैं। मुझे भी सूचना मिलती रहती है कि ऐसे लोगों के बगैर अब राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे एक आश्चर्य होता है, कोई 10वीं फेल लड़का जो कुछ नहीं जिंदगी में कर सका, अंडा बेचता रहा, पुलिस के यहाँ पकड़ाया, सुनते हैं वो IAS की ट्रांसफर पोस्टिंग करा देता था। आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाता होगा, उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी सेक्रेटरी के चैम्बर में घुसने की, किसी बड़े एडवोकेट के चैम्बर में घुसने की, इस तरह का प्रस्ताव लेकर। और इनकी खुद की हैसियत क्या है? कुछ नहीं। वो कहीं सुनते हैं कहीं किसी के पास लड़की सप्लाई कर दिया, किसी को दारू दे दिया, किसी को पैसे का ऑफर दे दिया कि आप ये काम कर लीजिए तो इतना का फायदा हो जाएगा। यही काम करते होंगे ना वो कुल मिला जुला के। जैसा सुनने को आता है, जैसे सुनने को मिलता है, या ईडी अपनी जांच कर रही है, यदि ईडी जांच कर रही है तो मैं समझता हूं कि ईडी बेहतर तरीके से इन चीज़ों के ताप पे जाएगी। और यदि गलत किसी ने किया है और गलत तरीके से किया है और उसको प्रश्रय मिलता रहा है तो ये सब ईडी की जांच का जरूर विषय है, और ईडी इस बारे में जांच करके जो दोषी है उसको जरूर टास्क पे लाएगी, उसको जरूर सजा मिलने वाली है। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम झारखंडी अस्मिता से जुड़ी कुछ सवाल करेंगे जो कि आम लोगों के जहन में ही है। लोग पूछना चाहते हैं कि आदिवासी कौन, यहाँ का मूलवासी कौन, प्रवासी कौन, झारखंड कैसा होना चाहिए, विकास की रूपरेखा क्या हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी।
यहाँ के लोगों के मन में बाहर के लोगों को लेकर, या कोई व्यापारी कोई बाहर इन्वेस्ट करे या कोई बाहर का आदमी आ जाए, एक शंका क्यों है इतनी? मतलब नफरत तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने खुद ही महसूस किया नफरत नहीं है, लेकिन उन्हें डर लगता रहता है कि फलाना आदमी आ गया तो कहीं मुझे लूट न ले, मुझे ठग न ले। अनुभव है ये इस तरह का? बाहर के लोगों को यहाँ के लोगों ने, बाहर मतलब अपने ही देश के लोग हैं, वो बिल्कुल भी बिल्कुल दूसरे राज्य के हो सकते हैं, या हो सकता है दूसरे शहर या प्रमंडल के। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये भी जो बात कुछ हद तक सही है। यहाँ के लोगों ने आरंभ में अंग्रेजों का, उससे पहले या उसके बाद में दूसरे वर्ग के लोग जो आताताई के तौर पे इस राज्य में आए और लोगों को प्रताड़ित किया, यहाँ के लोगों के रहन सहन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो बिल्कुल यहाँ के लोग जो है, मूलवासी लोग जो है, वो प्रताड़ित रहे हैं। उनके अमन को जो भी भंग करेगा वो उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन पंकज जी देखिए, इसी भावना का राजनीतिक लाभ लोग लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। ये बात नहीं है ऐसा कि यदि मैं गांव में जाके रहने लगूं, या मान लीजिए कि बिहार से या कहीं और से कोई व्यक्ति जाकर के बेड़ों में या सिसई में रहने लगे तो उसको लोग मार के भगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भावना लोगों के मन में डाल करके कि ये बाहरी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लोगों की भावना का गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। लोगों के मन में सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं इस राज्य का मूल निवासी हूं, मेरे वातावरण को छेड़ो मत, मुझे जैसे रहना है रहने दो, यहाँ की प्राकृतिक संपदा को बर्बाद न करो, और यहाँ पे विकास जो है वो वातावरण के साथ का जो विकास यहाँ की है, संस्कृति में रच बस जाओ। रच जाओ, बस आप जाओ। साथ में यहाँ आए हो तो सरना मनाओ भी, सरहुल मनाओ, हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे। अच्छा बताइए पंकज जी, फादर कामिल बुल्के, फादर बनफल, जो गुमला सेंट इग्नासियस स्कूल में हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, लाइकवाइज फादर डी बराबर, आपने भी नाम सुना होगा, ये सारे लोग क्या बाहरी नहीं थे? तो इन सारे लोगों को जो लोगों ने अपनाया और उसको फॉलो भी करते हैं। तो ये बात कहना गलत है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं जो बाहरी लोगों को डिसलाइक करते हैं। फादर कामिल बुल्के, मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, वो सारे लोग यहाँ आए। फादर बनफल, उनको गुमला में आज भी लोग याद करते हैं। मेरे जहन में, मैं अब कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली में जा करके लॉ किया, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ 27 साल से, मगर स्कूल की यादें मुझे आज भी है। एक पेंटिंग मैंने फादर बनफल को दी थी, मैं स्वयं पेंटिंग करना सीख रहा था उन दिनों, लगता है कक्षा 4 या 5 की बात होगी। तो फादर बनफल बेल्जियम गए थे, और बेल्जियम से वापस जब आए थे तो मैंने वो पेंटिंग उनको दी थी, और उस पेंटिंग को देने के बाद वो मेरी पेंटिंग से इतना प्रभावित हुए थे, इतना खुश हुए थे, जस्ट टू इनकरेज मी, उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट जो बेल्जियम से लाए थे, उसमें बहुत सुंदर इनग्रेव किया हुआ जो है वो बड़ा सुंदर सा पीस था, वो उन्होंने मुझे दिया था। आज भी मैं छाती से लगा के उसको रखता हूँ। तो ये बात कहना कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ये गलत है। यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, उसका गलत फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के राजनीतिक पार्टियां यहाँ के लोगों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी भावनाओं से खेल रही हैं, इसको रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा। ये हाल के दिनों में एक प्रकरण यहाँ चल रहा है, दूसरे राज्यों की तरह लव जिहाद है। कई तरह की घटनाएं भी देखी, चूँकि आप कानून से जुड़े हुए हैं तो आपको सब पता होगा। संथाल की जो स्थिति है, कहीं दलितों को कहा जा रहा है कि मुसलमान भगा रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन, उनका स्ट्रेटजिक लोकेशन पर आके बसना, हर शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, ये लव जिहाद जैसे ये वारदात। आपको क्या लगता है कि झारखंड में आने वाला वक्त अगर नहीं संभाला गया तो हो सकता है कि खौफनाक हो? देखिए, किसी भी जाति संप्रदाय में कुछ गलत लोग होते ही हैं। किसी भी जाति संप्रदाय में, यदि मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, काफ़ी नज़दीकी भी है। लोकल फ्रेंड मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी आ रहे हैं और टिड्डी दल की भांति धीरे धीरे पूरे संथाल ये बिल्कुल सरकारी ज़मीनों पे कब्जा से लेकर
मतलब स्थानीय स्तर पे जो पहले से वहाँ रह रहे इवन मुसलमान, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ ये देखिए, ये तो चल ही रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए जो यहाँ के स्थानीय देश के मुसलमान हैं वो देश को प्यार भी करते हैं, और ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं या उस नीयत से आ रहे हैं जो यहाँ के वातावरण में विष घोल दें, तो वैसे लोग लव जिहाद की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, ऐसा भी कर रहे हैं। पीएफआई की बात अभी हाल फिलहाल में टीवी पे चल रही है, तो उनके गलत नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब बिल्कुल ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का गलत उद्देश्य भी है। लेकिन आपको प्रसून जी मैं बताऊंगा कि इस कारण से भी यहाँ की साफ सुथरी मुस्लिम जनता जो है वो उन लोगों के कारण प्रताड़ित भी हो रही है। तो ऐसे लोगों को विभक्त करने की, डिवाइड करने की आवश्यकता होगी। गलत को गलत कहा जाए, सही को सही माना जाए। सही और गलत को मिलाने से ही परेशानी होती है, सही और गलत को मिलाने से ही परेशानी हो रही है। गलत को गलत माने और उस पर कड़ी कार्रवाई करे, और सही को गलत से बाहर करके उनको पूरा चैन और अमन देने की आवश्यकता होगी। वही हमारे सहयोगी हो सकते हैं वैसे गलत लोगों को मार के भगाने के लिए। जी अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। तो कुल मिलाकर सारांश बस इतना है कि इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। वो आदिवासी गैर आदिवासी में अच्छा या बुरा इंसान होगा ऐसी बात भी नहीं है, हिंदू मुसलमान में बुरा या अच्छा होगा ऐसी बात भी नहीं है। वो इंसान के पर्सनल थिंकिंग, उसके रहन सहन, वो किस तरह का विचार रखता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगली बार जब भी आप किसी कास्ट, कम्युनिटी, रीजन के नाम पे किसी से नफरत या दोस्ती करें तो इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।